तो जब इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे ना, तो जस्ट मतलब अपन कहेंगे कि भाई फर्स्ट बबल आने के पहले जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है ना, वो पी आइडियल होता है। और ये आपने 760 मतलब उससे ज्यादा भी लगा हो सकता है, कम भी, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। तो पी आइडियल विल बी इक्वल टू दैट इज 400 इंटू 3/4 प्लस 800 इंटू 1/4। तो अपन कहेंगे ये तो 100, तो 300 आ गया अपने पास, और प्लस ये हो जाएगा अपने पास 200, तो 500 आ गया। तो इसका मतलब है जब आपने प्रेशर 760 लगाया होगा तो वहां एक भी बबल नहीं आने वाला। फर्स्ट बबल आने के जस्ट पहले इतना प्रेशर होगा। तो वो कह रहा है द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज एट विच ओनली लिक्विड फेज एग्जिस्ट। तो जो प्रेशर गेज का रीडिंग होगा, ये जो डाटा गिवन है ये लिक्विड फेज के लिए गिवन होता है। तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड फेज मतलब 760 से 700, 650, 600, 550, 500 तक वो लिक्विड रहेगा। और 500 पे लिक्विड होने के बाद अगर 500 से प्रेशर आप कम करोगे तो उससे फर्स्ट बबल बाहर निकलेगा। तो अपन कहेंगे जब ये प्रेशर आप रिलीज करते 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 आप एक पॉइंट पे आओगे, जब वो 500 हो जाएगा, तो 500 पे अब अगर आपने कम किया तो फर्स्ट बबल बाहर निकलेगा। तो उसने कहा कि भाई ये बताओ कि क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि अपन किसी भी लिक्विड पे कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, आपकी मर्जी। आप कहोगे मैं तो 1000 mm अप्लाई करूंगा, हाँ तो करो, उसमें क्या है, लिक्विड कंप्रेस थोड़ी होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो आप 1000 लगाओ, कितना भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता, राइट ना। ये लिक्विड स्टेट में कब तक रहेगा, तो अपन कहेंगे ये लिक्विड स्टेट में कब तक रहेगा, जब तक कि प्रेशर 500 से कम ना हो जाए। भाई आप कितना भी लगाओ इस पर प्रेशर, हमें फर्क नहीं पड़ता उस लिक्विड में, लेकिन उस लिक्विड का जो फर्स्ट बबल आएगा वो 500 से कम पे आएगा। मतलब आप कितना भी प्रेशर लगाते रहो और जब उस प्रेशर को रिलीज करोगे, तो आप प्रेशर को रिलीज करो करो तो उसमें होगा कि जब अपन उस प्रेशर को रिलीज कर रहे होंगे तो उस प्रेशर में जब वो प्रेशर 500 पे पहुंच जाएगा ना, तो 500 से कम जब होगा तो वेपर आएगा। 500 तक कोई वेपर नहीं आने वाला, ठीक है ना। 500 तक कोई वेपर नहीं आने वाला, सो दैट इज चलेगा, कोई बात नहीं। ये तो अपना था 8th वाला पॉइंट, उससे बता दिया आपने। अब वो 9th वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है, चलो देखते हैं 9th वाले में क्या बोल रहा है। द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज एट द बबल पॉइंट। अब अपन से अगर कहेगा वो कि रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज एट द बबल पॉइंट, तो फर्स्ट वाले का, पहले तो 8th वाले का आंसर है सब 500 से कम प्रेशर गिवन है। अगर 500 से कम प्रेशर गिवन होगा तो अपन सबको पता है कि जब 500 से कम होगा ना, तो उस केस में तो वो वेपर में आ जाएगा। तो उसने अपन से पूछा था ऐसा प्रेशर बताओ जिसमें वो लिक्विड फेज में रहे, तो उनमें से कोई आंसर नहीं था। अब मैंने आपसे कहा था वो प्रेशर बताओ जिसपे फर्स्ट बबल निकलेगा, दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट है। तो अपन ने क्लास में ऐसे पढ़ा था, तो याद होगा कि भाई फर्स्ट बबल निकलता है तो उसको अपन बबल पॉइंट कहते हैं, ये इधर बबल पॉइंट आएगा, तो दिस इज कॉल्ड द बबल पॉइंट। तो अगर ये बबल पॉइंट है, तो जब फर्स्ट बबल निकलता है, तो फर्स्ट बबल कब निकलेगा, तो अपन कहेंगे 500 से जस्ट, मतलब अपन 500 तक लिक्विड होगा और उससे जस्ट कम करोगे तो 500 अपन बता देंगे कि भाई दिस विल बी द प्रेशर व्हेन द फर्स्ट बबल विल कम आउट। तो आपको याद होगा ना, अपन ने ऐसे ग्राफ पढ़ा था, ऐसे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और ऐसे ग्राफ पढ़े थे। तो आप प्रेशर को ऐसे रिलीज करते जाओ, बढ़ाते जाओगे, तो वो कह रहा है अपन से कि ऐसे 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 अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रेशर वेपर प्रेशर है, जब हाई वेपर प्रेशर होगा तो लिक्विड होगा, और जब लो वेपर प्रेशर होगा तो ये वेपर होगा। ऐसे अपन ने ग्राफ पढ़े। तो अपन कहते हैं इसको कहते हैं अपन बबल पॉइंट। तो ये प्रेशर जो है वो 500 आ रहा है अपन को, तो अपन कहते थे ये बबल पॉइंट है और ये ड्यू पॉइंट है। तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट, और उसके बीच में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें अपन कहेंगे द प्रेशर रीडिंग एट द फर्स्ट द बबल पॉइंट, तो बबल पॉइंट पे ये यही तो कैलकुलेट किया हमने, जब वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो 500 से बिलो 500 पॉइंट 499.9999 कुछ भी लिखो,
it will be a bubble point. अब अपन को गिवन है द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज एट विच ओनली वेपर एग्जिस्ट। इसका मतलब है अब इसमें तो अपन को पता चल गया कि भाई ये तो यही हो जाएगा अपने लिए कि भाई P आइडियल विल बी इक्वल टू द बबल पॉइंट है। तो उसमें अपन देख लेते हैं भाई आंसर, जैसे 8th का आंसर तो अपन को नन ऑफ दीज आ जाएगा, वहां 500 गिवन ही नहीं है अपन को। सेकंड वाले में रीडिंग ऑफ द एट द बबल पॉइंट 500 गिवन है अपन को, तो आपका 9th वाले का आंसर हो जाएगा 500, है ना। अब 10th वाले की बात करते हैं। वो 10th वाले में क्या बोल रहा है कि इधर वाले पॉइंट की बात कर रहा है, जब लास्ट ड्रॉप होता है उसको अपन ड्यू पॉइंट होता है, तो ड्यू पॉइंट की बात कर रहा है। अब अपन कहेंगे जब लास्ट बबल होता है तो उसके लिए भी तो आपने सीधा सीधा मतलब फॉर्मूला बताया था कि भाई ड्यू पॉइंट पे सीधा सीधा फॉर्मूला आप क्या यूज कर लेना, तो उसको तो बता रखा है आपने। तो ड्यू पॉइंट पे क्या यूज करना होता है, तो ड्यू पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, एट ड्यू पॉइंट सो ओनली वेपर एग्जिस्ट, है ना। तो उसने कहा है अपन से कि भाई ऐसा प्रेशर बताओ जिसपे वेपर एग्जिस्ट करेगा, तो अपन कहेंगे ठीक है। अब ड्यू पॉइंट होगा तो ड्यू पॉइंट में 1/Pt इज इक्वल टू Ya/Pa0 प्लस Yp/Pb0 बताया था, ये बताया था, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, सो अपन टेम्परेचर वो प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ड्यू पॉइंट। लेकिन अपन से वो कह रहा है कि देख अपन ने जैसे भी ये बनाया था ना ऐसे, भाई ड्यू पॉइंट का मतलब हो गया कि ये लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है, उसको कहते हैं अपन ड्यू पॉइंट की लास्ट ड्रॉप ये लिक्विड है और बाकी सब वेपर्स आ गए, सारे लिक्विड को अपन ने प्रेशर कम करते गए करते गए करते गए तो सारा वेपर बन गया। तो 1/Pt कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। 1/Pt कैलकुलेट करेंगे तो ये तो अपन को इनिशियली जो गिवन था वही लेना होता है। सो 3/4 ले लेता हूँ, 0.75 भी लिख सकते हैं अपन, 400 प्लस इसको 1/4 ले लेता हूँ और इसको ले लेते हैं अपन 800। इससे पीटी कैलकुलेट कर लेते हैं। आप पीटी का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है। अब अपने पास जो भी पीटी का वैल्यू आएगा ना, जो भी अपने पास पीटी का वैल्यू आएगा, अपन कहेंगे ये है ड्यू पॉइंट जब लास्ट ड्रॉप था। अब इससे कुछ भी प्रेशर कम कर दो, इससे थोड़ा भी प्रेशर आपने कम किया तो ये भी वेपर में चला जाएगा। अगर इससे थोड़ा भी प्रेशर कम किया आपने तो ये भी वेपर में चला जाएगा। ओके, तो अपन बता देंगे। अब इसमें प्रेशर कितना आ रहा है वो कैलकुलेशन कर लो। आई थिंक इसमें प्रेशर जो आता है दैट इज कम्स आउट टू 457.1, ये आता है। तो अपन कहेंगे प्रेशर लेस देन दिस, तो पीटी एनी प्रेशर लेस देन 4.457.14 mm is the answer। ये अपना आंसर हो जाएगा, आंसर आ गया, राइट। तो इसमें आंसर अपने पास गिवन है, 457 से छोटा एक ही आंसर गिवन है, दैट विल बी 425। वैसे भी इस वाले क्वेश्चन में ना 10th वाले में तो सबसे छोटा वाला तो आंसर होना ही चाहिए भाई, उससे कम आंसर में गिवन नहीं है। तो सबसे छोटे प्रेशर पे सबसे कम प्रेशर पे तो सारा का सारा वेपर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन अपन को बस ये है कि उसमें क्वेश्चन में गिवन था द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज, तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा होता, मतलब अगर ये हटा देते तो अपन 457 भी लगा देते, कैन एग्जिस्ट, अगर ऐसा कुछ होता फिर अपन को जरूरत पड़ जाती, ठीक है ना। और किसी को डाउट है तो भाई वो पूछ सकता है। अगर किसी और को कोई डाउट है डीपीपी से, डीपीपी नंबर 5 डिस्कस किया अपन ने, तो अगर किसी और को डाउट है डीपीपी नंबर 5 से तो वो पूछ सकता है भाई। आपका टेस्ट है इसलिए मैंने आपसे कहा। आप किसी और का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन डिस्कस द डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। तो अपन सॉलिड के डिफेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। डीपीपी नंबर 5 हमने डिस्कस किया, वैसे मैंने आपको डीपीपी नंबर 6 भी होमवर्क दिया होगा। डीपीपी नंबर 5 डीपीपी नंबर 6 भी मैंने होमवर्क दिया होगा, ठीक है। तो चलो फिर मतलब आगे बढ़ते हैं, द डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स की बात करते हैं अपन।
नो। तो भाई आप लोगों के हिसाब से देयर इज नो डाउट फॉर अस, कोई डाउट नहीं। तो फिर अपन डिफेक्ट्स इन द सॉलिड डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं डीपीपी वाले को हटा देता हूँ। सो डीपीपी में किसी को डाउट्स नहीं है तो अपन फिर सॉलिड्स, डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स डिस्कस करते हैं। तो अगर अपन डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स की बात करेंगे तो मैंने लास्ट टाइम आपको डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, आई थिंक वी हैव नॉट स्टार्टेड, वी हैव स्टार्टेड डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। सर 2 कर दिए थे, पॉइंट डिफेक्ट से आप वापस सिखाने वाले थे। अच्छा, 2 डिफेक्ट अपन ने कर लिए थे, मैं पॉइंट डिफेक्ट वापस सिखाने वाला था, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन लिख दिया था, इसका मतलब अपन ने पॉइंट डिफेक्ट से शुरू करना था। तो आप मुझसे बोल रहे हैं डिफेक्ट्स क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे आप, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ये अपन ने डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम ऑफ डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। तो यू आर टेलिंग मी दैट लाइन डिफेक्ट अपन ने कर लिया था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अपन ने कर लिया था, है ना। और आज अपन को डिस्कस करना था पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। So point defect are of two types actually, ठीक है ना। So point defect will be of two types, that is stoichiometric defect where the cations and anions are number of cations is equal to number of anions. Number of anions, that is called stoichiometry, मतलब balanced होगा, and charge is balanced. और charges मतलब cationic charge and the anionic charge is balanced. दूसरा होता है that is we say that non stoichiometric defect. तो non stoichiometric defect में we say that stoichiometric defect, तो इसमें अपन बोलते हैं that is number of cations is not equal to number of anions. उसमें stoichiometry मतलब balanced होता है, number of cations is not equal to number of anions, but the charge are balanced. इसमें भी charge balanced होते हैं। देखेंगे अपन कैसे, मतलब आप charge को balance करोगे कि भाई कैटायन का नंबर और नए का नंबर इक्वल नहीं है, फिर भी चार्ज बैलेंस है, तो ये चेक करते हैं। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, उसने जो डिफेक्ट कैलकुलेट किया था। और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। Similarly, these are also two types. One is metal deficient defect, and the other is metal excess defect. मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट अगर अपन कहेंगे तो उसमें नंबर ऑफ कैटायन इज लेस, सो डेफिशिएंट मतलब मेटल डेफिशिएंट मतलब कैटायनिक पार्ट इज लेस। तो विल चेक दैट इन दैट केस व्हाट वी हैव टू राइट। पहले अपन इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रैंकल डिफेक्ट में और शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, उसमें कम ही है, और उन दोनों को अपन डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर ही अपन कुछ डिफरेंस लिखें, वो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब इसमें क्लासिफिकेशन अपन को लिखना है तो और लिख सकते हैं अपन, जैसे इस केस में अपन लिखेंगे कि भाई द cationic less number of cations या the cation with the lower charge replaced by the cation with the higher charge। तो अपन ना इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई अपन आगे थोड़ा ब्रॉडली कर लेंगे, उसमें थोड़ा अपन और डिटेल में पढ़ना होगा। तो इनमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, तो अपन इनको डिफरेंस के फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट अपन सॉलिड में तब बताएंगे, मतलब सॉलिड की डिफेक्ट कब होता है सॉलिड में, तो अपन कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट किसी भी सॉलिड में तब होगा व्हेन द कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग।
from the unit cell. So when the cations and anions are missing, and anions are missing from the unit cell, missing from unit cell, but the charge is balanced, huh? Charge is a balance. So when the cations and anions are missing from the unit cell, then we say that it is a Schottky defect. Frankel defect तब होता है when अपन कहेंगे Frankel defect में when the atoms जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, मतलब इसमें तो अपने पोजीशन से गायब है, Schottky defect में तो अपने पोजीशन से गायब है एटम्स। और चार्जेस बैलेंस का मतलब है मेरा कि अगर मान लो कैल्शियम फ्लोराइड टाइप है, तो अगर एक कैल्शियम मिसिंग होगा तो दो फ्लोराइड मिसिंग होंगे, अपन को पता है +2 -1। और चार्ज अगर बैलेंस रखना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक कैटाइन मिसिंग है तो उसके बदले दो फ्लोराइड मिसिंग होंगे, क्योंकि चार्ज हमेशा बैलेंस होता है Schottky defect। चार्ज तो वहां भी बैलेंस होगा लेकिन कैटाइन एनाइन इक्वल नहीं होंगे, कुछ डिस्टर्ब होगा इसमें। अब इसमें कहेंगे भाई इसमें एटम जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है वो कब बोलेंगे, तो अगर कैटाइन एनाइन मिसिंग है तो जितने कैटाइन मिसिंग है उसके रिस्पेक्ट में उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतने ही एनाइन मिसिंग होंगे। जैसे अगर NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता तो एक सोडियम मिसिंग है तो एक ही Cl मिसिंग होता, कंपल्सरी है वो, क्योंकि चार्ज हमेशा बैलेंस होता है। लेकिन इस केस में अगर एक कैटाइन मिसिंग है तो दो फ्लोराइड आयन मिसिंग होंगे, लाइक दैट। तो अब फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, दैट विल बी व्हेन द एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लेटेस्ट पॉइंट, मतलब देयर पोजीशंस हैं फ्रॉम देयर लेटेस्ट पॉइंट when they are displaced from their lattice point into the empty space in the solid, empty space in the solid, तो अपन ये बोल in the solid, empty space in the solid। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है उसमें एटम मिसिंग नहीं होगा, वो अपने पोजीशन से डिसलोकेट होके कहीं और आ गया। तो इसको ना डिस्प्लेस्ड की जगह मैं डिसलोकेट लिख दूं, आप इसको ऐसे भी कर लेना, डिस्प्लेस भी लिखा रहने दो और डिसलोकेट भी कर देना, और डिसलोकेट ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा था, दे आर डिसलोकेटेड। डिस्प्लेस्ड का मतलब है, ठीक है, डिस्प्लेस भी यही होता है, जैसे एक पॉइंट है वहां से कुछ डिस्प्लेस कर दिया एक दूसरी जगह लेके गया, दैट इज आल्सो डिस्प्लेस्ड। और डिसलोकेटेड थोड़ा मुझे ज्यादा अच्छा लगा, तो दोनों लिख लो, डिस्प्लेस्ड और डिसलोकेटेड दोनों ठीक है हमारे लिए। सो देन इन दैट केस इट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। अब Schottky डिफेक्ट हो या फ्रैंकल डिफेक्ट हो, दोनों ही केस में चार्ज तो बैलेंस ही रहेगा। भाई इसमें क्या होगा कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, और डिसलोकेट होके और ऑक्टाहेड्रल में चला गया, ठीक है, डिसलोकेट होके ऑक्टाहेड्रल में चला गया, तो अब ऑक्टाहेड्रल में आ गया, जबकि वहां नहीं होना चाहिए उसे। तो जहां होना चाहिए वहां खाली जगह जनरेट हो जाएगा, लेकिन कहीं तो फिल हो गया ना भाई, अगर कहीं, क्योंकि रहा तो सॉलिड में ही ना, उसके अंदर ही रहा ना, तो अगर कहीं से उसने डिस्प्लेस किया है अपने आप को तो कहीं ऐड भी तो किया उसी सॉलिड में। तो उस केस में क्या होगा, अगर वो सिर्फ डिसलोकेट हुआ है, मिसिंग नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डू नॉट चेंज, सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल रिमेन सेम। पता नहीं तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डू नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा। भाई एटम अगर मिसिंग है, ऑब्वियसली बात है डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मास कम हो गया ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहा।
तो फिर इस केस में डेंसिटी डिक्रीज, सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज। ठीक है, तो इस केस में शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल डिक्रीज, इस केस में डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम बिकॉज इसमें सिर्फ डिसलोकेट हुआ। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इसमें ना एटम्स मिसिंग हो रहे हैं, तो अब अपन दोनों को कंपेयर करके ये सोचेंगे कि अच्छा एक बात बताओ भाई कि कब ऐसा होना चाहिए कि एटम मिसिंग होंगे तो ही डिफेक्ट होगा, अगर एटम डिसलोकेट होंगे तो डिफेक्ट नहीं होगा। तो अपन कहेंगे देखो उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन बताएंगे कि एटम डिसलोकेट कब होंगे और एटम मिसिंग कब होंगे, उस टाइप से अपन एक कंसेप्ट बना लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर अगर डिसलोकेट होना है तो यूनिट सेल में खाली जगह ज्यादा होनी चाहिए, तो खाली जगह होगी तभी तो एक जगह से जाके दूसरी जगह चला जाएगा, और अगर मिसिंग होना है तो खाली जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिसलोकेट होने के चांसेस नहीं। तो अपन कहेंगे अच्छा ऐसे सॉलिड जिनमें पैकिंग ज्यादा होती है शॉर्टकट इफेक्ट हो सकता है, ऐसे सॉलिड जिनमें खाली जगह ज्यादा होती है फ्रैंकल इफेक्ट हो सकता है। तो अपन कहेंगे जिन सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है या जिनका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होता है उसमें शॉर्टकट इफेक्ट होता है, और जो सॉलिड जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है और उनका पैकिंग फ्रैक्शन कम है तो फ्रैंकल इफेक्ट हो सकता है उनमें। सो जनरली exist in solids with high packing fraction and coordination मेरे ख्याल से अपन सबको समझ में आया क्या और क्यों अपन बोल रहे हैं। एंड इसका ऑब्वियस ही बात है, अपन कहेंगे भाई जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड, है ना, ऐसे सॉलिड एग्जिस्ट इन सॉलिड विथ लो पैकिंग फ्रैक्शन, with low packing fraction and coordination number, low packing fraction and the coordination number। तो अपन ऐसे बता दें, तो अपन कहेंगे ठीक है ये तो अपन को पता है ऐसे होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो अपन बता पाएंगे कि भाई कैसे सॉलिड्स में डिफेक्ट आ रहा है। अब अपन कहेंगे इसमें ना शॉर्ट की डिफेक्ट में, तो अपन कहेंगे भाई अब आप एग्जांपल बताओ कि किस टाइप के सॉलिड में शॉर्ट की डिफेक्ट होगा और किस टाइप में फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। तो अपन कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट में ना आपने कहा ना कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, तो जो एफसीसी यूनिट सेल है उस टाइप जो भी सॉलिड्स एफसीसी यूनिट सेल में एग्जिस्ट करते हैं उनमें अपन शॉर्ट की डिफेक्ट बता दें। और फ्रैंकल डिफेक्ट, तो अपन कहेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए ऐसा कोई सॉलिड चूज करो या तो पैकिंग फ्रैक्शन कम हो जैसे एससीपी वगैरह होता है उसमें खाली जगह भी होती है, लेकिन एससीपी में डिस्प्लेस होने के चांसेस थोड़े कम है। व्हाई इट इज सो, एससीपी में होता क्या है, चार अपन ऐसे रखते हैं, अरे है ना, चार एटम अपन ऐसे रखते हैं और चार एटम इनके ऊपर रखते हैं, कौन कहां डिस्प्लेस हो पाएगा, भाई चार इसके ऊपर रखेंगे, चार टेनिस बॉल जैसे चार टेनिस बॉल उनके ऊपर, तो जो उनके सेंटर को ज्वाइन कर दो तो एससीपी बन गया। अब इसमें कौन सा डिस्प्लेस होगा, तो अपन कहेंगे इसमें डिस्प्लेस होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ वहीं अगर अपन कहते हैं बीसीसी है, हाँ तो बीसीसी में अपन को पता है सेंटर में एक एटम होता है और उस सेंटर वाले एटम के चारों कॉर्नर पे ऐसे एटम रखे होते हैं, और कॉर्नर वाले एटम अपन को पता है कि आपस में टच नहीं करते, तो जो कॉर्नर वाले एटम इधर है और इधर है ये आपस में टच नहीं करते ना, तो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि इस टाइप के सॉलिड्स कब मतलब मिसिंग कब, जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जैसे मतलब NaCl वगैरह हो गया, अपन कहेंगे NaCl है, KCl है ना, उस टाइप के सॉलिड्स में शॉर्ट की डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा। तो एग्जांपल ले लेंगे अपन इसमें, अब एग्जांपल भी एक डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा अपने, एग्जांपल हो जाएगा जैसे NaCl है, KCl है, CSCl है, AgBr है, ये दोनों BCC हैं, ये दोनों FCC है, BCC और FCC वाले एग्जांपल अपन ने ले लिए, राइट। और जनरली क्या होता है देयर इज, अगर किसी एटम में ना ऐसे मतलब अपन लिख लेते हैं कि कम से कम एक शॉट की डिफेक्ट तो 100% होगा
अगर टोटल नंबर ऑफ एटम इन द सॉलिड 10 की पावर 16 है तो सो देयर इज मतलब एक डिफरेंस लिख सकते हैं, पर ऐसे लिख सकते हैं भाई देयर इज वन शॉर्टकी डिफेक्ट फॉर 10 to the power of 16 for per 10 to the power of 16 लिख देते हैं ना, for per 10 to the power of 16 atoms in solid। तो किसी भी सॉलिड में अगर अपन 10 to the power of 16, और 10 to the power of 16 का मतलब मोल्स तो अपन को समझ में आ रहा है कि अगर आप एटम ले रहे हो 10 की पावर 16 तो मोल्स कितना होगा, जनरली अपन केमिस्ट्री में मोल्स से पढ़ते हैं। तो अगर किसी सॉलिड में 10 की पावर 16 एटम ले रखा है वहां एक शॉर्ट की डिफेक्ट 100% होगा। वैसे अपन फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए लिख लेते हैं भाई एग्जांपल, व्हाट विल द एग्जांपल फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अपन फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कहेंगे अब ऐसे कोई सॉलिड चूज करो जिसमें कैटायनिक साइज काफी छोटा हो, एनायन का साइज बड़ा हो, और कैटायन जनरली टेट्राडेल्वाइड में हो लेकिन ऑक्टाडेल्वाइड खाली। ऑक्टाडेल्वाइड खाली होने से क्या होगा, क्योंकि अगर टेट्राडेल्वाइड फिल्ड है तो टेट्राडेल्वाइड में छोटा एटम और ऑक्टाडेल्वाइड में बड़ा एटम हो सकता है, तो वो टेट्राडेल्वाइड के एटम को डिस्प्लेस करके अपन ऑक्टाडेल में डाल देंगे। तो अपन लिख लेंगे भाई इसमें एग्जांपल लिख लेते हैं, तो अपन कहेंगे इसमें एग्जांपल, ठीक है पहले तो मैं ZnH लिख दूंगा क्योंकि जिंक सल्फाइड में सल्फाइड से बनाया था अपन ने FCC और जिंक को अपन ने टेट्राडेल्वाइड में डाला था, ये तो हमारा पक्का होगा। फिर उसके बाद अपन लिख सकते कैल्शियम फ्लोराइड भी हो सकता है, AgCl भी हो सकता है, AgBr भी हो सकता है और AgI भी, इस टाइप से सॉलिड्स अपन ले सकते हैं। अब एक बात को ध्यान रखो, मैंने AgBr इसमें भी लिखा है और AgBr इसमें भी लिखा है, मतलब AgBr इज अ सॉलिड जिसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, फ्रैंकल भी हो सकता है और शॉर्ट की भी डिफेक्ट होता है, जनरली दोनों टाइप के डिफेक्ट होते नहीं है दोनों में, लेकिन AgBr सॉलिड में दोनों टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई कम से कम, क्योंकि अगर अपन से दोनों टाइप के डिफेक्ट पूछेंगे ना तो यही एक क्वेश्चन अपन से पूछेंगे, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ जिंक आयन, या फिर अपन कहेंगे दैट इज सिल्वर आयन, या फिर तो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ। अब इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि भाई इतने एटम होंगे तो इतना डिस्प्लेस होना कंपलसरी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट की डिफेक्ट में अपन बता सकते हैं कि उसमें कंपलसरी है, तो अपन उसमें बता सकते थे, इसलिए मैंने उसको बताया। अब दोनों के लिए अपन डिफेक्ट्स पढ़ क्यों रहे हैं भाई, हमें क्या फर्क पड़ेगा पर डिफेक्ट्स पढ़ने से, चलो ये समझ में आ गया कि डेंसिटी चेंज हो गई और मतलब तो उससे क्या करें, हमारे पास कम डेंसिटी वाले बहुत सारे सॉलिड्स हैं, इसकी हमें क्या जरूरत है ना। सो अगर AgB, हाँ AgBr ना, हाँ AgBr को मतलब दिस AgBr विल हैव CSCl टाइप स्ट्रक्चर, बिल्कुल। तो AgBr का जो स्ट्रक्चर होगा वो CSCl टाइप की होगा, राइट। अब इनके कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं, ये वाला पॉइंट तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने कहा था इसमें। अब कंक्लूजन की बात करते हैं अपन। इनमें इसको देख के मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं कि डेंसिटी का क्या होगा। डिफेक्ट्स इन द सॉलिड, इन सॉलिड्स increases the conductivity, the conductivity। अब दोनों का ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होने वाला है, बट शॉर्टकी डिफेक्ट के केस में कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। वो क्यों, क्योंकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि भाई अगर मान लो अपने पास एग्जांपल ले रहे हैं अपन कि अपने पास एक सॉलिड है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl, NaCl का स्ट्रक्चर ले लिया मैंने, Na पॉजिटिव ऐसे होता है अपने पास, और फिर वो ऐसे अपन सॉलिड बना सकते हैं उसको। हम सबको पता है कि NaCl में अगर अपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय
6Cl minus ion. Each sodium is surrounded by 6Cl minus ion, and each Cl minus ion is surrounded by 6 sodium. तो 1 2 3 4 ऑक्टेटल वॉइड में है ना। अगर ये ऑक्टेटल वॉइड में है तो अपन को पता है तो 4 6 से सराउंडेड होगा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अब अगर मान लो शॉर्टकी डिफेक्ट है इसमें, तो अपन कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब है एटम्स आर मिसिंग। एक खाली जगह होगी, एक और खाली जगह होगी, और भी पूरा सॉलिड बनाएंगे अपन तो थोड़ा सा ही। अब अगर एक खाली जगह होगा तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम आयन गायब है तो उसका इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ शो कर सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन था इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या? तो ये जो खाली जगह जनरेट होते हैं ना, इनको अपन कहते हैं होल्स, इनको कहते हैं अपन होल्स। ये खाली जगह होने से क्या होगा, सॉलिड पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होगा खाली एटम आने की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे बढ़ जाएगा? ये बिल्कुल वैसे ही अपन को पता है कि मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट भाग सकता है इसमें। तो अपन को पता है, बाकी कंडक्टिविटी पार्ट वो नहीं बता रहा मैं, अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉलिड का कंडक्टिविटी कम होता है, मेटालिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी कम होता है, ये अपन को पता है टेम्परेचर बढ़ाने से। उसका रीजन क्या है? अपन कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो more number of electron, valence electron from the metal will come out on the surface. अगर more number of electron will come out on the surface तो फिर उनके बीच में कोलाइजन होना शुरू हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं हमारे लिए भी, अगर मार्केट में भीड़ भाड़ ज्यादा है तो हम एक दूसरे से ज्यादा टकराते हैं, लेकिन अगर मार्केट में रश मतलब कम है तो फिर हम आराम से चल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे भागना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, रश नहीं होना चाहिए। रश होगा तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर सरफेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो उनका आपस में कोलाइजन बढ़ेगा। सो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें तो अपन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन तो सिर्फ बता रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट अपन देखेंगे कैसे करना है। लेकिन इसमें तो अपन ये कह रहे हैं कि अगर मान लो खाली जगह बनी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे भागना है और मुझे खाली जगह दिख रहा है सामने, तो मेरी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर मेरे सामने एटम्स हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो फिर यहाँ इसको भागना इजी हो जाएगा। तो जब भी किसी सॉलिड्स में होल्स होते हैं तो उस केस में अपन उसमें इजीली भाग सकता है इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हो। तो जो अपन सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं वो ऐसे ही तो बनाते हैं अपन, उनको चेंज करके सॉलिड के नेचर को, ताकि उनमें होल्स जनरेट कर दिए जाए। होल्स जनरेट करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंक्लूजन में डिफेक्ट इन द सॉलिड्स इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। तो ठीक है, अपन कहेंगे देखो सर शॉर्टकी डिफेक्ट में तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि एटम्स आर मिसिंग तो कंडक्टिविटी बढ़ गई। इसमें थोड़ी एटम मिसिंग है, इसमें तो डिसलोकेट हुआ है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मान लो अज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई सोडियम इधर होना चाहिए था, इधर आ गया, तो इधर आ गया तो है तो सॉलिड के अंदर। तो अपन कहेंगे अगर वो सोडियम इधर आएगा तो कंडक्टिविटी फिर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पोजीशन पे तो होल जनरेट हो गया और वो एटम ऐसी जगह आया है जहां पर पहले भी एटम नहीं था, लेकिन इन दोनों में रिपल्शन होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा क्योंकि सेम चार्जेस कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर सेम चार्जेस एक साथ होंगे तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो अपन कहेंगे इस केस में कंडक्टिविटी
क्योंकि सिंस होल जनरेट तो हुआ, लेकिन वो आयन रहेगा तो अंदर ही ना सॉलिड के, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कहीं अगर होल जनरेट किया है तो कहीं ऑक्यूपाई भी तो किया है पोजीशन। हम सिर्फ वो रिपल्शन की वजह से, एनर्जी की वजह से हम बता रहे हैं कि मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अपन कहेंगे अगर आप शॉर्ट की डिफेक्ट कहोगे तब तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं फ्रैंकल डिफेक्ट कहूंगा तो कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज तो आएगा बिकॉज ऑफ द पोलर इफेक्ट्स, वो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। तो अपन कहेंगे so increase in conductivity for, but increase in conductivity for Schottky defect is very large as compared to Frank। दोनों के कंपैरिजन में अगर अपन कहेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट की बात करेंगे तो अपन बता देंगे कि शॉर्टकी में तो काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि तो सीधा खाली जगह बनती है, इसमें खाली जगह नहीं बनी थी, थोड़ा सा डिस्प्लेस होके एनर्जी बढ़ी तो मूवमेंट भी बढ़ा, क्योंकि खाली जगह तो वो डिस्प्लेस हुआ तो उस जगह तो लैटिस पॉइंट से तो खाली जगह बन गया था। तो अपन बता देंगे दैट इज कंक्लूजन फॉर कंडक्टिविटी पार्ट। तो कंडक्टिविटी तो दोनों में बन रहा था, इसलिए मैंने उसमें कंडक्टिविटी बता दिया। डेंसिटी अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को पता है डेंसिटी में क्या होता है। सो डिफेक्ट्स हम खुद भी जनरेट करते हैं कभी कभी टू गेट द कंडक्टिविटी इन द सॉलिड्स, जैसे अपन एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो हम खुद जनरेट करते हैं, और अभी अपन यहाँ भी तो यही करेंगे, एक्सेस डिफेक्ट और डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो दैट इज अबाउट द फ्रैंकल डिफेक्ट एंड द शॉर्टकी डिफेक्ट फॉर सॉलिड्स। अब अगर अपन मान लो प्रेशर की बात करते हैं कि भाई अपन प्रेशर और टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें, तो इसी में लिख देते हैं अपन कंक्लूजन में सेकंड पॉइंट। तो मैं यहां से हटा लेता हूं, तो अपन वहां लिख देंगे दैट इज कंक्लूजन में द सेकंड पॉइंट राइट ना। तो अपन देख लेते हैं, अगर मान लो अपन टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट की बात करें इन सॉलिड्स, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ, ये पॉइंट 2 कर लेंगे अपन कंक्लूजन का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का। सो टेम्परेचर इफेक्ट और प्रेशर इफेक्ट में क्या होगा, जैसे सपोज करते हैं अपन सॉलिड्स में, इन सॉलिड्स, ठीक है, तो इन द सॉलिड वी कैन राइट। तो अगर अपन बात करेंगे उसकी, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर मैं सॉलिड का प्रेशर बढ़ाऊंगा, सॉलिड पे प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम कम, डेंसिटी बढ़ेगी। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो पैकिंग बढ़ेगी, पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो अपन कहेंगे when pressure is applied on solids, its volume decreases, so coordination number increases, ऐसे बता देंगे। अब वॉल्यूम डिक्रीजेस तो ऑटोमेटिकली अपन बता देंगे भाई डेंसिटी इंक्रीजेस। अब यहाँ भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डेंसिटी इंक्रीजेस, मेरे ख्याल से डेंसिटी अपन सभी बता देंगे यार, उसको नहीं भी लिखोगे सर तो आप कुछ ऐसे लिखो जिसमें जो ज्यादा अपन से पूछेंगे उस टाइप की चीजें लिखो आप। डेंसिटी बढ़ेगी हम सभी बता देंगे, हम तो वर्क डन भी कैलकुलेट करके बता देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, बता दो कितना प्रेशर अप्लाई किया, पहले वो फाइनल वॉल्यूम कितना, पहले वॉल्यूम कितना था, फाइनल कितना हो गया, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यूब से। अब बता दो कौन किस में कन्वर्ट हो गया, तो बता दूंगा मैं भाई, ये तो फिर तो पता ही रहेंगे ना, एज लेंथ तो फिर को आते ही कितना होता है, किसका कौन सा किसका एज लेंथ कितना होता है, बता दूंगा वर्क डन कितना वर्क डन किया होगा आप, उसको वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, अब तो वो सब भी बता देंगे, बस क्वेश्चन में आना चाहिए कि आपको, हमें गिवन होना चाहिए कि भाई ये है और ये, आप बताओ क्या होने वाला है। तो अपन कहेंगे आपने लिखा तो है ही कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस,
इसका मतलब है मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूं, एग्जांपल लेते हैं, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन NaCl क्रिस्टल, चलो NaCl एग्जांपल लेते हैं, NaCl क्रिस्टल, then it converts into, then it converts from, अब देखो NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर Na का भी 6 होता है और Cl का भी 6 होता है, अभी बताया था मैंने भाई, एक सोडियम 4 साइड से 6 साइड से Cl से अटैच होता है और एक क्लोराइड 6 साइड से सोडियम से अटैच होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6. So converts from coordination number 6 FCC to BCC कर देता हूं. अब FCC to BCC क्यों भाई? तो अपन कहेंगे कि ये ना, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8. अगर अपन प्रेस करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा एटम एक दूसरे को टच करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एटम अगर एक दूसरे को टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा. ठीक है, रेडियस दे दो एटम का, उनमें से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूं, प्रेशर बता दो कितना अप्लाई किया था, मैं वर्क डन बता देता हूं, फर्क नहीं पड़ने वाला अपन को. तो बट इस टाइप का क्वेश्चंस अब हो भी सकता है पूछ लें इसलिए ना, क्योंकि भाई 2 चैप्टर्स में एक ही क्वेश्चन हो गया ना, फिर इनको वर्क डन भी पूछ लिया, सॉलिड शेप भी पूछ लिया, तो वैसे बता सकते हैं. एक तो एग्जांपल ये हो गया अपने पास कि भाई अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन. अब अपन लिखेंगे इसको, ये लिख देते हैं ना कि व्हाट टू है ना, तो 1 फिर आ गया, इसको भी. अब व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉलिड तो, अब सॉलिड से सॉलिड में ही रहेगा, अपन सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं कि अपन फेस चेंज कर दें, क्योंकि अपन को तो सॉलिड पढ़ना है. लेकिन अपन को एक बात पता है बस, अगर किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, वो मेल्ट होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और ये भी पक्का है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवन दो इट रिमेन सॉलिड टू सॉलिड स्टेट, उसका डेंसिटी तो कम होने वाला है. उस सॉलिड से सॉलिड में डेंसिटी कैसे कम हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जब आप उसे इंक्रीज कर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे अपनी पोजीशन पे, तो एटम अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे को भगाएंगे, तो मतलब उसमें वॉल्यूम बढ़ने वाला है, क्योंकि वो वाइब्रेट करेंगे अपने पोजीशन पे, तो पैकिंग अच्छा नहीं होगा ना, एक्सपेंशन होगा. एक्सपेंशन होने का मतलब है एटम दूर भगाने का मतलब है कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा. So on increase, when the temperature is increased, the density decreases of solid decreases due to increase, right now? So due to increase in vibration energy, we know that. Thus the coordination number decreases. अब अपन उल्टा भी लिख सकते हैं उसका, BCC जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? FCC में. अपन ऐसे बोल, so on increasing the temperature, the BCC can be converted into, so BCC स्ट्रक्चर है, आप टेम्परेचर बढ़ाओ, मैं इसको FCC में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा था, इसके कोऑर्डिनेशन, दैट्स व्हाई. और प्रेशर अप्लाई करूंगा तो उल्टा, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो आप तो मैं उल्टा कर दूंगा, तो ऐसे बता दूंगा मैं द चेंज इन, राइट, temperature and pressure. So this will be the change in the pressure and temperature, right? So ये था अपना Schottky and Frenkel effect. अब अपन आगे देख लेते हैं, that is नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं. तो इनमें कुछ ज्यादा ऐसे नहीं था Schottky डिफेक्ट में. मेन पार्ट आप ध्यान रखो Schottky डिफेक्ट में कि किन सॉलिड में Schottky डिफेक्ट हो सकता है, और Schottky डिफेक्ट मेनली है क्या. भाई एटम मिसिंग है तो Schottky है, एटम मिसिंग नहीं है तो फ्रेंकेल होगा.
अब अपन बात करते हैं मेटल डेफिशिएंट एंड मेटल नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं और मेटल डेफिशिएंट की बात। व्हाट इज मेटल डेफिशिएंट? अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में अपन देख लेते हैं व्हाट इज मेटल डेफिशिएंट एंड मेटल एक्सेस। अब जैसे अपन मैं बार-बार देख रहा था कि भाई अपन जैसे नाम लिखा ना अपन ने मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, तो नाम से ही अपन को मोस्टली याद रहता है, इसलिए मैंने उसको क्लासिफिकेशन। तो मेटल एक्सेस का मतलब होता है कि भाई कैटायनिक पार्ट एक्सेस में है। तो मेटल एक्सेस मतलब कैटायंस आर ग्रेटर देन एनायंस। तो आप ना जहां आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखा ना, वहां आप लिख सकते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखा ना अभी अपन ने, तो आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट के लिए लिख सकते हैं डिफेक्ट। तो नीचे ब्रैकेट में लिख लेता हूं कैटायंस नंबर ऑफ कैटायंस मेटल एक्सेस डिफेक्ट नंबर ऑफ कैटायन ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, तो आपने जहां मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट लिखा उधर बॉटम में लिख देना दैट इज नंबर ऑफ कैटायन लेस देन नंबर ऑफ एनायन। ठीक है ना? तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, सो नंबर ऑफ कैटायंस लेस देन नंबर ऑफ एनायन, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो मैं अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और मेटल डेफिशिएंट। तो चेक करते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है और मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा मेटल डेफिशिएंट। चलो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की बात करते हैं। व्हाट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट? ठीक है ना? तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट का मतलब है आपने लिखा नंबर ऑफ कैटायंस है ना इज लेस देन द नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसमें, हमें डिफेक्ट बनाना है। अब बनाते क्यों है डिफेक्ट? ताकि कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड बढ़ जाए, इसलिए अपन डिफेक्ट बनाते हैं। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में अपन कहेंगे इट एग्जिस्ट व्हेन number of cations in solid is less than number of anions. The number of anions it occurs due to, अब ये बनता कैसे है? So it occurs due to replacement of higher charge cations with solids having lower charge cations. So video zoom. ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं था। ये लो, ये लिखा मैंने कि it occurs due to the replacement of higher charge cation with solids having lower charge cation। थोड़ा सा ऐसे करके लिखो। अरे कर जूम हो गया, ये तो यार बड़ा बेकार है। फिर वापस हाँ कर दिया मैंने, कर दिया, मैं पानी पीने गया था यार। तो अपन बता सकते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में। अब पहले ना कुछ भी लिखने के पहले अपन थोड़ा एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद फिर अपन लिख लेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा और आप क्या क्या हमें गिवन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि देयर इज अ मेटल डेफिशिएंट। तो चलो अपन देख लेते हैं
मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में अपन को कैसे पता चलेगा, राइट? तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे दैट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में, मान लो अपने पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले अपन इन जनरल मतलब एक कॉमन सेंस से अपन देखें कि क्या किया होगा। मेरे पास एक फेरस ऑक्साइड है, एक सॉलिड ले लिया अपन ने, और उस सॉलिड में मुझे गिवन है देयर इज अ फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना? अपन को ये ले लिया अपन ने कि एक सॉलिड है उसमें फेरस ऑक्साइड है। अब सपोज करते हैं अपन इसमें कि भाई मेरे पास 100 Fe है और 100 ऑक्सीजन -2 है और 100 Fe+2 है। तो इसमें 200 पॉजिटिव चार्ज, इससे 200 नेगेटिव चार्ज, ये अपन को पता है, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इस पे -2 चार्ज होगा। अब फॉर्मूला देख के तो पता चल ही जाएगा भाई कितना चार्ज का टाइम पे है, कितना चार्ज है टाइम पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से मान लो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से अपन क्या करते हैं, रिमूव 6 Fe, या अपन ऐसे कर लेते हैं 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। सो क्योंकि मैं मिनिमम लेना चाहता हूँ, अपन को सिर्फ कंसेप्ट बताना है। अपन ने ना इससे 3 Fe2+ को हटा दिया, तो ठीक है भाई, अपन कहेंगे आप 3 Fe2+ को हटाओगे तो 97 बचेंगे, और क्या, 3 को हटा दो 97 बचेंगे, और क्या होगा। और अब 200 चार्ज था तो 94 बचेगा पॉजिटिव चार्ज, जो 200 पॉजिटिव चार्ज था। लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मैंने क्या किया, ऐड 2 Fe+3। तो अपन कहेंगे अच्छा सर, आपने चार्ज तो बैलेंस कर दिया भाई, इधर 200 पॉजिटिव था तो चार्ज तो बैलेंस कर दिया आपने। कैसे? 6 पॉजिटिव चार्ज निकाला था जब ये 3 निकाले थे, तो है ना, जब वो 3 निकाले थे तो 6 पॉजिटिव चार्ज आपने निकाला था, राइट? तो जब आपने 3 हटाए थे तो 6 पॉजिटिव चार्ज निकाला था, चार्ज तो आपने ऐड कर दिया क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिए 3 Fe2+ 2 Fe+3 से। तो अगर अपन 2 Fe+3 से रिप्लेस करेंगे तो चार्ज तो बैलेंस हो गया। एक मिनट रुकना है, लेकिन चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन नंबर ऑफ Fe कम हो गए, जो Fe का नंबर है वो चेंज हो गया भाई। तो अपन कहेंगे उस केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ Fe+3 जो है ना वो चेंज हो गया अपना। तो इसमें क्या हुआ कि भाई आपने 6 पॉजिटिव चार्ज निकाले थे, 6 पॉजिटिव चार्ज आपने ऐड कर दिए, लेकिन Fe का जो नंबर है, जो 1:1 का रेशियो था, 100 ये लिए थे तो 100:100 एटम का रेशियो था, वो चेंज हो गया। 100:100 का जो रेशियो था वो चेंज हो गया। अब 99:100 हो गया और चार्ज बैलेंस है, मतलब कैटायन का नंबर कम हो गया। When the number of cation is less than the number of anion, but the charge is balanced, is called metal deficient defect। मतलब कैटायनिक डेफिशिएंट डिफेक्ट, एक कैटायन कम हो गया ना, आपने 3 निकाले थे 2 ऐड किए। तो अपन कहेंगे सर उसमें क्या है, आप एक बात बताओ, आप मुझे कोई भी सॉलिड दे दो, मुझे एक बात पता है कि उस सॉलिड में आप हमेशा बोलते रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा बैलेंस रहेंगे, नहीं तो सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ठीक है ना, चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए ना, तो रहेगा भाई। इसके कुछ Fe2+ हटा लेते हैं और Fe3+ डाल देते हैं, तो Fe2+ हटा के कुछ Fe3+ डाल देते हैं, तो फॉर्मूला भाई मोलर रेशियो, इनके जो मोलर रेशियो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन चार्ज बैलेंस होंगे जैसे आपने बताया। तो हमें एक बात पता है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं कहूंगा भाई उस सॉलिड में चाहे Fe2+ हो या Fe3+ हो, चार्ज तो +2 टोटल रहेगा ना, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ना। हाँ, तो फिर मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। तो अपन ने हायर चार्ज के टाइम से रिप्लेस किया, तो अपन ऐसे कर लेते हैं। तो FeO में जो ये X का वैल्यू है
FEX ऐसे लिख लेते हैं अपन, तो X will vary from 0.92 से लेके 0.96 तक. Similarly, we'll write that NIXO, तो इसमें 0.94 से लेके 0.98 तक आपका X का वैल्यू हो सकता है. Similarly, I can write that CU2X. अब ये X का वैल्यू मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 92S, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इनमें से कोई भी नंबर मैं X की जगह लिख सकता हूँ, this to this, उसमें लिख ही दिया मैंने X का, वो भी वेरी कर सकता है. तो अपन का क्वेश्चन में गिवन होगा, जब ऐसे गिवन होगा ना तो अपन कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो -2 है तो इसका भी +2 होना चाहिए, लेकिन आप तो 1:1 का रेशियो होना चाहिए. अच्छा, इसमें ऐसे होना चाहिए Cu2S है तो एक कॉपर पे +1 होता है तो 2 कॉपर पे +2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा. अब आपने कुछ कॉपर इसमें से ना +1 वालों को +2 से रिप्लेस कर दिया होगा, तो ये जो मोलर रेशियो 2:1 का था वो कम हो गया. तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ आप कि कैसे सॉल्व करोगे. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. ये अपन को कांसेप्ट समझ में आ गया. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अब एग्जांपल में अपन लिख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन को मिलेगा कि भाई क्वेश्चन अपन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिल सकते हैं. तो एक एग्जांपल लेके मैं क्वेश्चन लिखता हूं ऐसे. कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe3 plus I in a solid with the formula unit. Formula Fe 0.92O ऐसे की तरह. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, 0.92O लिखा आपने तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या होगा. तो अपन कहेंगे ठीक है आंसर लिख लेते हैं. अब मुझे एक बात पता था, आप इसका नंबर कुछ भी लिखो. अब ये नंबर जो है वो कम इसलिए हो गया होगा क्योंकि ये -2 है तो इसको +2 होना चाहिए था, लेकिन कुछ Fe2 plus Fe3 plus से रिप्लेस हो गए तो इनका रेशियो जो 1:1 था वो ये इसका नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएगा, उसका 1 ही रहेगा. तो अपन ऐसे कर लेते हैं कि इसमें +2 और +3 दोनों है. लेट X moles of Fe3 plus and 0.92 minus X moles of Fe2 plus is present in the solid. ठीक है भाई, एक को Fe2 plus ले लिया, एक को Fe3 plus ले लिया. अब अपन कहेंगे देखो जितने मोल्स इसके होंगे उसका 3 टाइम चार्ज इससे आएगा, और जितने मोल्स इसके होंगे उसका 2 टाइम चार्ज इससे आएगा. तो अपन चार्ज बैलेंस कर लेते हैं. सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो मैं क्या करूंगा, तो चार्ज फ्रॉम Fe प्लस चार्ज फ्रॉम Fe+2 और इसको क्या लिख लेते हैं, टोटल चार्ज आना चाहिए 2. तो लिख देते हैं उसमें क्या है, इससे चार्ज कितना, तो X मोल्स हो गए उसके और +3 चार्ज है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, ये इसका चार्ज है. और इसके मोल्स कितने हैं 0.92 माइनस X, तो इसके मोल्स हैं और इससे चार्ज है 2, तो ये 2 हो गया. अपन कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं. X का वैल्यू आ गया, परसेंटेज बता देंगे. तो ये अपने पास आ गया 3x, इसको करते हैं अपन 92, सो 18 और अपने पास 4 आ गया और 18 आ जाएगा, 1.84 आ जाएगा. ये माइनस कर लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा कितना, 2x आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2. तो अपन इसको लिखेंगे 3x - 10, सो x तो अपने पास डायरेक्टली आ गया 2 - 1.84. सो x विल बी इक्वल टू 2 - 1.84 का मतलब हो गया 0.16. अब x आ गया तो अपने पास परसेंटेज आ गया. लो भाई, परसेंटेज ऑफ Fe+3 इज इक्वल टू x बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ये आपका आंसर है. सो लेट अस राइट दैट 0.16 डिवाइडेड बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द आंसर. लो भाई अपना आंसर आ गया. अपन कैलकुलेट कर लेंगे और बता देंगे व्हाट विल बी द आंसर. तो देखो फिर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको और आंसर बता देते हैं कितना आएगा भाई.
कितना परसेंट आया? नियरली 16.66। नियरली 16.66। तो मतलब मैं इसको 17% के आसपास बोल देता हूँ। 17% के आसपास, है ना? तो अपन 17% के आसपास लिख देते हैं। देख लो भाई, अब डिफरेंट टेम्परेचर पे ये वेरी भी कर सकता है। मैंने ना एक्सट्रीम रेंज ले रखा है 0.92 से 0.96, तो अपन 0.93 से 0.96 भी बता सकते हैं। मतलब इस रेंज में कहीं भी दे सकते हैं अपन से क्वेश्चन। अब सिमिलरली अपन से ऐसे पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर +2 प्रेजेंट इन Cu 1.92s। बताओ भाई कितना कॉपर +2 कितना होगा इसमें, जल्दी से कैलकुलेट कर दो, कितना होगा कॉपर +2? इक्वल टू 2 इसलिए किया ना कि देख, चार्ज फ्रॉम दिस एंड चार्ज फ्रॉम दिस, टोटल चार्ज तो अपन को 2 ही होना चाहिए ना भाई। इसमें Fe2+ रखो या Fe3+ रखो, इतना चार्ज तो, जितना इस पे चार्ज है उतना ही इस पे चार्ज होगा ना टोटल, इसलिए अपन ने उसको 2 से इक्वेट किया था। अभी इसमें कैलकुलेट करो कितना परसेंट कॉपर +2 है। फोर 4.166 आ रहा है। देखो भाई, कॉपर +2 को x ले लो तो कॉपर +1 हो जाएगा 1.92 माइनस, तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। सो 2x प्लस 1.92 माइनस x इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सो 2x प्लस 1.92 माइनस x इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू आया अपने पास 0.08। तो अपने पास होगा परसेंटेज विल बी इक्वल टू, हाँ नियरली उतना ही आ रहा है। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर +2 इज इक्वल टू क्या, 0.08 डिवाइडेड बाय 1.92 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसमें अपन से और क्या पूछ सकते हैं? अब अपन से एक पार्ट, देखो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई ऐसा होगा जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया। इट विल बी नियरली 4% आ रहा है, 4% से थोड़ा बड़ा ही आएगा, है ना? 4.16 के आसपास आ रहा है, तो मैं 4.16 के लिए ठीक है। अब इसमें अपन से एक चीज और पूछ सकते हैं कि देखो भाई, आपने क्या किया है, एक सॉलिड में ऐसे Fe एटम थे, इधर की बात कर ले रहे हैं क्योंकि इधर थोड़ा अपन को इसको Fe को मैंने ज्यादा आपको समझाया था। फिर सारे में एक जैसा कंसेप्ट अपन यूज कर सकते
और ऐसे 100 लिए थे अभी आपने समझाने के लिए। अब अगर मान लो मैंने 3 एटम को हटाया Fe2+ वाले 3 एटम को हटाया Fe2+, और उसमें 2 Fe3+ लगाए, तो फिर यहां तो होल्स जनरेट हो गए। तो फिर कहेंगे इसी होल्स को जनरेट करने के लिए तो ये कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट, ताकि उसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाए। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। तो अपन कहेंगे ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मान लो मैं 3 Fe हटाऊंगा तो 1 होल जनरेट होगा। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर ऐसे बोल सकता हूं कि 1/3 होल जनरेट हो जाएंगे, मतलब 3 हटाऊंगा तो 1/3 होल जनरेट हो जाएंगे, ऐसे बोल सकता हूं कि भाई अगर मैं 3 हटाऊंगा तो पूरा सॉलिड अगर अपने पास है, मान लो 100 होते हैं, तो आपने 3 एटम हटाए ना Fe2+ और 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपका हो गया कि 2/3 तो हो गया, वापस आ गया अपने पास, और 1/3 क्या हो गया, होल्स जनरेट हो गए। तो बता सकते हैं पर, लेकिन चार्ज बैलेंस है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अपन होल्स से रिलेटेड, है ना। तो अपन होल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, लिखो, अपन देखते हैं होल्स में, मतलब अपन को ये तो पता है कि भाई होल्स अपन जनरेट कर रहे हैं। द नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, द नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, मुझे नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड गिवन है Fe, अब मैंने चेंज कर लिया है 94 is formed when X% of Fe2+ is replaced by Fe3+, is replaced by Fe3+. Is replaced by Fe3+. Ions. Calculate the value of X. Value of X. कितना रिप्लेस किया, जबकि अपन को फॉर्मूला गिवन है। तो मैंने इससे ही कोरिलेटेड है, चार्ज बैलेंस ही करना है मुझे। तो क्या कर सकते हैं अपन, कुछ इससे कोरिलेट कर सकते हैं क्या, देखो, मतलब अगर अपन कर सकते हैं तो Yes. तो बताओ आंसर कितना आएगा। 12.7% आ रहा है। 12.7% तो नहीं आना चाहिए यार, थोड़ा और, मतलब देखो, क्योंकि अपन ऐसे कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चार्ज बैलेंस, if the number of Fe+2 is A, ऐसे ले, then Fe3+ will be equal to 2A/3, कितना हो, उसमें +3 चार्ज है ना, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि Fe2+ अपन ने कितने ऐड कर दिए तो वैकेंसी कितनी जनरेट होगी,
1/3 जनरेट किया था ना, तो Fe3 प्लस कितना हो जाएगा, 2/3 आ गया था रिप्लेस करने से अकॉर्डिंग टू द चार्ज बैलेंस। तो वैकेंसी कितना जनरेट होगा, A/3। सो वैकेंसी जनरेट will be equal to A। अरे आपने 2a/3 कैसे फाइंड किया? 2a/3 वो तो चार्ज की वजह से लिखा ना बेटा, मैंने चार्ज 2a हटा दिया और 3 ऐड कर दिया, तो कितना अपन को Fe3 प्लस आ जाएगा। अभी मैंने यही तो समझाया ना तुम्हें, देखना अगर 3 Fe+2 को हटाओगे, Fe2 प्लस को हटाओगे ना अपन, अगर अपन 3 Fe2 प्लस को हटाएंगे, जब अपन बैलेंस करेंगे चार्ज और चार्ज बैलेंस है, तो दो तो Fe2 प्लस आ गए, Fe3 प्लस आ गए, लेकिन एक तो बैलेंस ही जनरेट हो गया ना, एक तो वैकेंसी जनरेट हो गया ना। तो इसका मतलब है अगर इनका नंबर A था, तो अभी नंबर कितना आ जाएगा, अगर ये A था, ये A था, ये A था, तो 3A आपने रिमूव किया, तो अब हाँ सर। 2 ही A तो आए और 3 टोटल थे, तो अब अपन ने वैकेंसी कितनी होगी, तो अपन ने कहा था ना 3 आपने रिमूव किया, तो 2/3 तो आ गया, लेकिन 1/3 वैकेंसी जनरेट हो गया, तो ये अपन ने 1/3 वैकेंसी जनरेट ही तो किया, A/3 अपने पास वैकेंसी। ये जो A/3 है ना, इधर A/3 इज इक्वल टू कितना, फॉर्मूला गिवन है, अपन कहेंगे होना चाहिए था 1 और है 0.94, तो अपन कहेंगे 1 माइनस 0.9, होना चाहिए था 1 लेकिन गिवन है मुझे 0.94, तो वो वैकेंसी शुड बी इक्वल टू दिस मच, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0.06, ये हो जाएगा आपका। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, सो A/3 इज इक्वल टू अपने पास गिवन है, तो A/3 इज इक्वल टू 0.06, तो A विल बी इक्वल टू 0.06 into 3 आ जाएगा, ये A का वैल्यू आ जाएगा, और वही परसेंटेज होगा क्योंकि अपन उसको ये जो लेते हैं ना x% ऑफ Fe, राइट, तो वैल्यू ऑफ x बता दो आप, तो x जो होगा वो यही अपन ने A अज्यूम करके मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको मोल्स में समझ में आ जाए, तो अपन बता देंगे भाई A is nothing but the x here, so A will be equal to 0.1 multiply by 100 कर दो, percentage of Fe, right ना, 2 plus replaced will be equal to 18, इतना रिप्लेस किया, ये अपना आंसर आ गया, दैट इज द आंसर। तो मैंने x को लेने की बजाय A ले लिया था ताकि वो x से आप कंफ्यूज ना हो, तो अपन ऐसे बता सकते। So this is about the metal deficient defect. So, अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में एक तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई किसी में अपन क्या करें कि भाई बंदा हायर चार्ज कैटायन इज एडेड इन प्लेस ऑफ लोअर चार्ज कैटायन, दूसरा अपन दूसरे तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो डेफिशिएंसी डिफेक्ट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और मतलब इसमें कर सकते हैं, दैट इज इसको कहते हैं अपन डोपिंग। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को नेक्स्ट, सो बाय डोपिंग मेटल डेफिशिएंसी। हमारा स्कूल कितने बजे से होता है, 9। क्योंकि अपन इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपन को टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो अपन नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं इसको, नेक्स्ट टाइम हाँ कंप्लीट, सर। ठीक, फिर ये सॉलिड स्टेट अपन नेक्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा। चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। सर हाँ बोलो। सर, वो CBSE का आपने